अपने भारी जिस्म का बोझ उस पर मुंतकिल करते हुए जैसे से पूरी तरह से अपने हिसार में कैद कर चुका था। वो जो अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके से अपने मुकाबला करने की हिम्मत पैदा कर पाई, थक कर इसके बाजू में कैद होकर रह गई थी। जबकि वो शख्स जैसे भूल ही गया था इसे छोड़ना भी, सांस लेने की इजाज़त देनी है, इसे मारना नहीं है। पता नहीं, शायद वो उसे तड़पा कर मारना चाहता था। जो भी था, इस वक्त शाम को लगा वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। इसने बहुत मुश्किल से खुद को इससे आज़ाद करवाने के लिए तैयार किया था, वरना इसका फड़फड़ाता वजूद मदहोश कर रहा था। क्या याद करोगी? जाओ, आज़ाद किया। जब फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं अपने दिल को संभालता हूँ कि अभी तुम छोटी काकी हो, मुझे उस पर कंट्रोल करना है। लेकिन मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन तक का वक्त दूंगा, जब तक हम हमारे घर पहुँचते हैं। इसके बाद तुम मुझे मेरी बाहों में चाहिए। अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करो, अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो बल्कि की बीवी हो। इसके करीब से उठते हुए वह फौरन ही जाकर वॉशरूम में बंद हो गई थी। इसका सारा जिस्म पूरी तरह कांप रहा था, इसका दिल बुरी तरह से कांप रहा था। इसको बिल्कुल पास बैठा था, लेकिन वो इतना इख्तियार नहीं रखती थी कि अपने डर को ख़त्म करने के लिए इसका बाजू ही थाम ले। वो दिल में कुरानी आयतों का वेट करती हुई जहाज़ के लैंड होने का इंतजार करने लगी। जिंदगी में इतना डर शायद किसी चीज़ से नहीं लगा था जितना आज इस जहाज़ में बैठते हुए लगा था। लेकिन यह बात इसने कारब को बिल्कुल नहीं बताई थी, क्योंकि वो जानती थी वो यकीनन इसका मजाक उड़ाएगा। क्या डर लग रहा है? इसके कांपने पर उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला। ना जाने क्यों इसका डर इसे बहुत अच्छा लगा था। तुम्हें हर चीज़ से डर लगता है। मैं पास आता हूँ तब तुम्हें डर लगता है, मैं छूता हूँ तब भी तुम्हें डर लगता है, अब तुम्हें जहाज़ में बैठने से भी डर लगता है। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे तुम्हें डर ना लगता हो। इसकी आंखों में नमी तैर गई। देवकर लड़की, तुम रो क्यों रही हो? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने कि तुमसे यहाँ बैठकर आंसू बहाना शुरू कर दिया? क्यों रो रही हो? इसको यूं देखकर इसके गिर्द बाजू फैलाते से अपने सीने से लगाते बोला कि यह अमल बेख्तियार हुआ था। इसे बिल्कुल भी एहसास न हुआ था कि कब वो इसके सीने से लगा चुका था, जबकि वो इसके सीने से लगते ही जैसे इसके दिल के करीब होकर इसके सीने में छुप जाना चाहती थी। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है कारिब, प्लीज़ मुझे छोड़ दें, अपने पास रहने दें। इसने बहुत मुश्किल से कहते हुए इसके गिरबान को अपने हाथों में पकड़ा था। इसकी फीलिंग्स को महसूस करते कारिब पहले ही इसे खुद से अलग करना चाहता था, लेकिन इसकी आंखों में तैरती नमी देखता वो ऐसा नहीं कर पाया। बेवकूफ़ लड़की, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और ऊंचाई से भला क्या डरना? ऊंचाई में सांस लेने का मतलब होता है हवाओं से बातें करना। देखो इस तरफ से, जहाज़ के नीचे देखो, दूर वो हसीन मंजर, वो देखो कितना खूबसूरत लगता है। हर चीज़ ऐसा लगता है जैसे दुनिया हमारे कदमों के नीचे है। वो ज़बरदस्ती इसका रुख बाहर की जानिब करते हुए कहने लगा कि इसका मकसद इसे डराना नहीं था, बल्कि वो इसके अंदर थोड़ी हिम्मत पैदा करना चाहता था। नहीं, प्लीज़ मुझे कुछ नहीं देखना, प्लीज़ मुझे यहीं रहने दें, मैं ठीक हूँ। मैं वादा करती हूँ आपको तंग नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे खुद से अलग मत कीजिएगा। वो मुझे डरते हुए बोली तो कारिब ने इसे तंग न किया, बल्कि इसका सर अपने सीने पर रखे, इसके गिर्द बाजू फैलाए रखे। थोड़ी देर बाद जैसे वो दुनिया जहान से गाफिल हो चुकी थी। इसने गौर किया तो वो डरते डरते सो चुकी थी। इसके इस तरह से सोने पर वो मुस्कुरा दिया। कितनी डरपोक लड़की थी। ये इस बात का एहसास इसे आज हुआ था। इस दिन तो हिम्मत दिखा दी थी जब इसके मुंह पर तमाचा मारा था, और आज जैसे इसकी पनाह में दुनिया जहां से बेगाना हो गई थी। इसने अपने हाथ से इसके चेहरे को छुआ तो बेख्तियार ही उंगली इसके लबों की जानिब चली गई। इन्हीं लबों ने इसे पहली दफ़ा दीवाना किया था। इसके हसूल के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया था। इसके लबों को अपनी उंगली के पोरुत पर महसूस करते हुए बेख्तियार इस पर झुका, नरमी से छूते हुए इससे पीछे हट गया। इसमें बात में कोई शक नहीं था कि इसके साथ गुजरा वक्त हसीन था। अपने पहलू में से नाप पाकर इसकी आंख खुली। दरवाज़ा इसने अच्छी तरह से लॉक किया था, चाबी भी इसके पास थी। वो इसे छोड़कर नहीं जा सकती थी, तो वो अचानक सुबह सवेरे कहाँ गायब हो गई। वो उठकर बैठ गया। इससे पहले कि वो कमरे से निकलकर इसे तलाश करता, इसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई। इसकी जान में जान आई। वो वॉशरूम में थी। वो इंतहा की डरपोक लड़की, वो उसे छोड़कर जा ही नहीं सकती। लेकिन फिर ये डर, न जाने कब कैसे इसने इसके अंदर जगह बना ली थी। क्या वो उसे छोड़कर जा सकती थी? इन दोनों का साथ सिर्फ चंद घंटों का था, तो क्या इसके लिए चंद घंटों में ही इतनी अहमियत रखती थी कि उसको छोड़कर जाने से ख्याल से खौफजदा होने लगा था। इसने कब किस रिश्ते को अहमियत दी थी? ना तो इसके नज़दीक इसके बाप से इसका रिश्ता इसके लिए अहमियत रखता था, ना ही सौतेली माँ से इसके लिए अहम थी। इसके लिए तो कोई रिश्ता अहम नहीं रखता था। वो उसे बेहिसाब चाहने लगा था। इतने कम वक्त में वो उसके लिए कितनी हास हो गई थी। बेचैनी से वहीं बैठा इसके बाहर आने का इंतजार करने लगा।
इतना वक्त लगता है नहाने में। इसने मुट्ठी भींच कर सोचा, फिर ज्यादा देर सोचने में वक्त बर्बाद नहीं किया, बल्कि उठकर कम खड़े होते वो जल्दी से दरवाजा खटखटाया था। अचानक वॉशरूम का दरवाजा खटखटाने पर वो अंदर उछल कर रह गई। तुम क्या 1 साल बाद नहा रही हो जो इतने घंटे लग गए हैं? नहाकर जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है, बेहद गुस्से से बोला था, जबकि वो जो अभी अभी आकर नहाने लगी थी इसकी गरजदार आवाज पर घबरा गई। कैसे अंदर आए? इतना वक्त हो गया था। खुद से सवाल करने लगी। इसे तो अभी अंदर आए हुए बमुश्किल 3 से 4 मिनट ही हुए थे। तो वह यूं बाहर चिल्ला क्यों रहा था? वो तो सो रहा था ना। तो अचानक नाश्ता कैसे आ गया? वह हैरान परेशान रह गई, जबकि वो कमरे में मौजूद फोन पर नाश्ता ऑर्डर भी कर चुका था, जबकि नजर वॉशरूम के दरवाजे पर टिकी थी। वो इसे देखना चाहता था। इसकी आंखों इसे देखने के लिए बेचैन थी। वो इससे भी ज्यादा बेचैन नहीं रहने देना चाहता था। वो जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आ गई। इसने अभी तक कपड़े रात के के कपड़ों में थी, क्योंकि दुल्हन का जो लिबास वो अपने साथ लाई थी वो तो कहीं गायब हो चुका था। इतने घंटे लगा दिए नहाने में, इतना वक्त लगता है क्या? बैठो, यहाँ नाश्ता आ रहा है। वो बेहद गुस्से से इसका बाजू थाम कर इसे सोफे पर बिठाते हुए बोला। नाश्ता भी आया नहीं था, बल्कि आ रहा था, तो ठंडा कैसे हो गया? वो चुप हो गई। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत तो नहीं थी, और ना ही कल रात इसकी बेबाक हरकतों के बाद इसमें बाकी हिम्मत बची थी। जबकि उसके सामने बैठा मुसलसल नजर इसके होंठों पर जमाए हुए था, जहां वो कल रात अपनी शिद्दत का एक छोटा सा निशान छोड़ चुका था। इन्हें होटल पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज चुके थे। ये एक बहुत मशहूर होटल था जहां इनके कमरे बुक किया गया था, हनीमून स्वीट, एक नए शादीशुदा जोड़े के लिए। हर तरह की आराइश यहाँ पर मौजूद थी। तुम एंजॉय करो, मैं फ्रेश होकर थोड़ी देर में रूम में आता हूँ। बल्कि ऐसा करो कि तुम फ्रेश हो जाओ, मुझे ज़रा एक दोस्त से रब्ता करना है। बस इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन इसका दोस्त वही लड़की थी जिसके लिपस्टिक के निशान आते हुए इसकी शर्ट पर थे। वो फ्रेश होकर आराम करने के लिए बेड पर लेट गई, लेकिन ज़्यादा देर लेट नहीं पाई थी। इसने सोचा कि वो नमाज अदा नहीं करेगी, क्योंकि मगरिब तो कज़ा हो चुकी थी, जबकि इस वक्त इसे सख्त नींद आ रही थी कि इशा पढ़ने की हिम्मत महसूस नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर उठ खड़ी हुई। आखिर इसे नमाज पढ़े बिना सुकून भी तो नहीं आता था। फिर जब तक अपने दिल की ये सारी बातें अल्लाह के हुजूर ना करती, तब तक इसे सुकून में नहीं तो मिलता था। रात भी इसने ठीक से खाना नहीं खाया था, लेकिन दिलावर शाह के हिसाब से अब तक शौक खत्म हो जाना चाहिए था। इसे ये सब कुछ अपनी किस्मत का लिखा समझ कर कबूल कर लेना चाहिए था। इसका तो यही कहना था कि गलती जागीर शाह की थी, जिसने अपनी बेटी को इसके बारे में बताने की बजाय इसकी शादी किसी और से करने की सोची। ये सब कुछ जागीर शाह की वजह से हुआ था। अगर ये सब इतनी जल्दबाजी में ना करता तो यकीनन इतनी जल्दी शादी करने का इरादा नहीं रखता था। अभी उम्र ही क्या थी इसकी, सिर्फ 18। यकीनन वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती होगी, और वह भी जागीर शाह से इसे किसी और के निकाह में दे रहा था। ये बात को कैसे बर्दाश्त करता? कल रात जो कुछ भी हुआ था जागीर शाह की गलती की वजह से हुआ था। इसका इरादा बहुत धूमधाम से इसके घर बारात लेकर जाने का था। वो तकरीबन 2 साल तक शादी का इरादा रखता था, लेकिन जहांगीर ने इसे इस तरह छुपा कर रखना चाहता था, और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए अपना बनाने में इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगाया था, और किसी को भी अपने और इस लड़की के बीच में आने की इजाज़त नहीं दे सकता था। एक तो वजह यह थी कि वो सिर्फ फूफो की बेटी थी, इसकी बचपन की मांग। दूसरी वो इसकी मोहब्बत थी। अगर वो जिद छोड़ भी देता, जहांगीर शाह की बेटी को छोड़ देता, तब भी वो अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकता था, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाता। इसकी मोहब्बत थी, इसकी पनाहों में आना था इसे। वो इसे दीवानावार देख रहा था। ठीक से खाना खाओ, उसने जरा सख्त लहजे में कहा था, जो बिल्कुल किसी चिड़िया की तरह जरा सा खा रही थी। मैं ठीक से खा रही हूँ, इसने हिम्मत करके बोला, लेकिन इसकी किस्मत ही खराब थी। इसके सामने इसकी आवाज़ निकलती ही नहीं थी। ठीक से खाती तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका बाजू पकड़ते इसे अपनी तरफ खींचता, लम्हे में इसे अपनी गोद में बिठा चुका था। इस हरकत पे वो घबरा कर इससे दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो इसे सख्ती से खुद में कैद कर चुका था। मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। रात को मैंने कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी मासूम शक्ल देखकर मुझे तुम पर तरस आ गया। लेकिन फिलहाल मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। रात को मैंने कोशिश की थी। वो ज़बरदस्ती से अपने हाथों से खिलाने लगा, तो इसे मजबूर होकर खाना पड़ा। जहाँ इसकी गोद में बैठी वो बेहद शर्मिंदा थी, वहीं ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी कि जब तक वो ठीक से खाना नहीं खा लेती, वो इसकी गोद से उठने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देगा। यही वजह थी वो चुपचाप शर्मिंदा होते हुए भी मगर इसके हाथ से खाना खा रही थी, जब तक इसका अपना दिल भर ना गया इसे खाने खिलाने से। वो वापस जब कमरे में आया तो वो नमाज अदा कर चुकी थी। खुदाया, एक दिन अगर नमाज ना अदा करती तो अल्लाह नाराज़ नहीं हो जाएंगे। कह देती है, आज माजरत, या अल्लाह, आज मैं बहुत थक गई हूँ, इतनी लंबी फ्लाइट लेकर आई हूँ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अल्लाह को अपने को भी राज़ी करना होता है। हो सकता है कि वो तुमसे राज़ी होकर तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगह पैदा कर दे। मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी के लिए अपने पास रख लूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं।
तुम्हारी लंबी लंबी दुआओं का अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। जैसे ही नमाज से उठी, ये सीधी हुई तो इसके सामने खड़ा होकर इसकी कमर में हाथ डाले हुए लम्हे में इसे करीब कर चुका था। इसकी इस हरकत का मतलब वो अच्छे तरीके से समझ चुकी थी। आते हुए जब इसने इसको अपने सीने से लगाया था, इसका डर कम किया था, इसे थोड़ा हौसला हुआ था कि शायद वो आगे जाकर बदल जाए, लेकिन इसका बदलना आसान ना था। अब इसे इसकी ज़ात से खौफ आने लगा था। मैं थोड़ी नरमी क्या दिखाता हूँ, तुम फैल ही जाती हो। शायद तुम अपनी औकात भूल जाती हो, लेकिन मैं हूँ ना तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए। वो उसे बेड पर धक्का देते हुए लम्हे में इसके दोनों बाजू को कैद में कैद चुका था। वह अब इसकी गर्दन पर झुका खुद को सैराब कर रहा था, जबकि हुरूलैन हमेशा की तरह खामोशी से इसकी शिद्दतों को बर्दाश्त करती हुई इसकी पनाह में पड़ी हुई थी। अल्लाह जाने कहाँ रह गया था। कमरा बिल्कुल बाहर से लॉक था। वो इसे बंद करके क्यों गया था? इससे यहाँ अजीब लग रहा था। क्या होने वाला था इसकी ज़िंदगी में वो नहीं जानती थी। अचानक से क्या हो गया था। इसका निकाह था और यूं किसी और के साथ इसकी शादी हो गई। इतनी जल्दी सब कुछ बदल गया। वो किसी और के निकाह में शामिल होकर इसके साथ आ गई। कितनी बदनामी हुई थी इसके बाप की। क्या समझ रहे होंगे लोग। यकीनन इन सब ने तरह तरह की बातें बनाई होंगी। न जाने इसका बाप किस हाल में होगा, न जाने इसने ये सब कुछ किस तरह सहा होगा, किस तरह हैंडल किया होगा। सजद इसके साथ होगा, यकीनन ताइमी भी इसके साथ ही होंगी। यकीनन वो बाबा का ख्याल रखेंगे, लेकिन वो तो अपने बाबा से दूर हो गई ना। ये शख्स हमेशा के लिए इसे कैद करके रखेगा। वो तो कुछ भी नहीं जानती थी। इसे रह रह कर अपने बाप का ख्याल रहा था। काश वो अपने बाप के पास जाकर उनसे मिल पाती। उसे इस आदमी से भी डर लग रहा था। उसे छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया था। बस इतना कहा था कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। कमरा बाहर से लॉक था। वो बाहर भी नहीं निकल सकती थी। जहाँ जो भी ये फ़ोन था सिर्फ और सिर्फ होटल के बाकी फ़ोन्स के साथ ही कनेक्ट था। वो किसी से रब्ता नहीं कर सकती थी। काश वो अपने बाप से ही रब्ता कर पाती। इसे बताती कि वो ठीक है। इसे पता था कल रात असजद को गोली लगी थी। इस शख्स ने इसे गोली मार दी थी। वो बहुत खतरनाक इंसान था। शायद यही वजह थी वो इससे बहुत ज़्यादा खौफजदा थी। इसे मौत से डर लगता था। वो मरना हरगिज़ नहीं चाहती थी। इसके बाप ने इसके साथ इसकी मौत के डर से ही तो रुखसत किया था। वो कमरे में चल चल कर थक चुकी थी और जब तक इस आदमी को आता पता नहीं था जो इसे छोड़कर न जाने कहाँ चला गया था। कहीं वो इसे छोड़कर तो नहीं चला गया। इसके दिमाग में अजीबोगरीब किस्म के ख्यालात आ रहे थे जिसका कोई जवाब नहीं था इसके पास। एक और दर्द भरी रात इसकी पनाहों में गुजार चुकी थी। सारी रात सिसकते गुजरी थी। उसके तड़प देखकर हंसा था। कब तक वो इससे इस थप्पड़ का इंतकाम लेने वाला था वो नहीं जानती थी। इसकी किस्मत में ये सब कुछ क्या लिखा था, क्यों खुशियाँ नहीं थी इसके नसीब में, वो नहीं जानती थी। बस अपनी किस्मत पर रोने में मसरूफ़ थी। ये आंसू तो बचपन से इसका नसीब थे। इसे ज़िंदगी से मिला ही क्या था। माँ बाप बचपन में ही बिखर गए थे। जिस लोगों ने इसके सर पर हाथ रखा वो भी ठीक से इसका सहारा ना बन पाए थे। लेकिन इसने तालीम हासिल की, लेकिन इस तालीम का इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी अपनी ज़िंदगी में, अपनी पहचान बनाना चाहती थी। लेकिन अब इसकी पहचान ये थी कि वो कारिब शाह की बीवी थी। शायद शायद फ्यूचर में इसकी पहचान एक तलाक याफ्ता के तौर पर होगी। क्या ये तुम का कोई नहीं होता। बचपन से ने इसने हर किसी को खुद पर तरस खाते या अफसोस करते देखा था। इसने सोचा था अगर हमसफर अच्छा मिल गया तो उसके सहारे जी लेगी। लेकिन अब इसका अपना फ्यूचर साफ नजर आ रहा था। वो ज़िंदगी की एक ठोकर से नहीं संभलती थी तो दूसरी ठोकर लग जाती थी। इसकी ज़िंदगी में इतनी आजमाइश क्यों थी वो कभी भी समझ ना पाई थी। बस इसके दिल में जो भी होता वो अल्लाह के दरबार में बयान कर देती थी। बेशक वो उसके दिल का हाल इससे बेहतर जानता था। रात के 11 बजे वो वापस कमरे में आया तो उसकी जैसे जान में जान आई। हाँ, मैं इसके इंतज़ार में थी। वो भी तक इसके लिए अनजान नहीं था, लेकिन इसके अलावा वो और किसी को भी नहीं जानती थी जिस पर एतबार कर सकती या जिसके सहारे वो रह पाती। इसका यूं अचानक चले जाने से वाकई डरा गया था। वो वैसे भी बहादुर थी, डरपोक सी लड़की थी, सारी दुनिया से डरती थी और यहाँ अकेले होटल में रहने के खौफ से ज़्यादा कर दिया था। वो बार बार दरवाजे के करीब जाती। इसका दिल चाहता दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और आ गया तो। इस सोच के साथ ही वो वापस आकर बेड पर बैठ जाती। वो इतनी ज़्यादा खौफजदा हो चुकी थी कि कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखती थी। अगर वो इसे छोड़कर चला गया था तो ऐसा भी कर सकता था। इसने इससे शादी क्यों की थी इसे नहीं पता था तो सिर्फ इतना कि वो बाबा का दुश्मन था। बाबा ने कहा था जागीरदार है, जालिम है, जुल्म करने वाला है। ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा था। ना जाने वो किस हाल में होगा। असजद को भी तो गोली लगी थी। इस सोच के साथ ही एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। जब अचानक दरवाज़ा खुला, कोई अंदर दाखिल हुआ। इसने सहम का दरवाजे की जानिब देखा, लेकिन वही खड़ा था।
आई एम सॉरी डार्लिंग, मुझे आने में देर हो गई। एक दोस्त मिल गया था, मुझे मजबूरन किसके पास रुकना पड़ा। फिर मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करने निकल गया। ये कुछ ड्रेसेस लाया हूँ मैं। वो क्या है ना, तुम्हें अपने लिबास में देखकर मैं बार बार बेखुद होकर तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूँ। मुझे बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है तुम में। तो बेहतर है तुम चेंज कर लो। इसके गाल पर झुकता अपने लब रखकर पीछे हटा, जबकि इसकी बात और इसकी हरकत पर वो सर से पैर तक सुर्ख हुई, लेकिन बोली कुछ नहीं। जल्दी करो डार्लिंग, तब तक मैं खाने का ऑर्डर देता हूँ। कुछ खाया तुमने? वो बेहद मोहब्बत से पूछ रहा था, इसलिए नफी में सर हिलाया। जलावर को अपने देर से आने पर फिर से अफसोस हुआ। बेव को लड़की कुछ मंगा कर खा लेती। सारे दिन से ऐसे ही बैठी हो, सख्त लहजे में कहता खाने के लिए कुछ ऑर्डर करने चला गया, जबकि वो वॉशरूम में बंद हो गई थी। जल्दी से नाश्ता करो, उसके बाद तैयार हो जाओ, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तुम्हें हनीमून पर लेकर आया हूँ तो पता तो हो चले कि तुम्हें हनीमून पर लाया गया है, ना कि किसी कैद खाने में या इसी होटल के कमरे में कैद होने का इरादा है। मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम्हारे साथ मेरे लिए काफ़ी खुशगवार है, लेकिन मैं तो नहीं चाहता कि तुम पेरिस की खूबसूरती से महरूम रह जाओ। इसलिए उठकर जल्दी से तैयारी करो, हम बाहर कहीं घूमने फिरने जाएंगे। कारिब शाह ने शावर लेकर बाहर आते हुए उसे देखकर कहा था, जो आराम से बेड पर बैठी अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ खोई हुई हो? मैं इसका कंधा हिलाने पर इसने एक नज़र इसे देखकर हाँ में सर हिलाया, फिर उठकर चली गई। वो जब से यहाँ आई थी कारिब इसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। यहाँ आया, यहाँ क्या, वो तो जब से इसके निकाह में आई थी या तो रोती थी या फिर उदास शक्ल बनाकर रहती थी। इसके लबों पर इसने एक दफ़ा भी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। वो उसके लबों पर अपने नाम की मुस्कुराहट देखने का शिद्दत से ख्वाहिशमंद हुआ था। जाने क्यों उसका दिल चाहा कि उसके लिए मुस्कुराए। शायद इससे पहले जो भी लड़की इसके साथ रही थी बहुत खुश रही थी। ये लड़की वो पहली थी जो उसके निकाह में आने के बाद भी इसकी शक्ल बनाकर घूमती थी। इससे गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं चाहता था, क्योंकि इसे बहुत अहमियत देना वो अपनी तौहीन समझता था। रेड कलर की फ्रॉक पहने बाहर निकली तो खुद पर दुपट्टा लेने की बजाय स्याह चादर ले ली। कारब को लगा जैसे चांद इस स्याह चादर के पीछे छुप गया हो। वो लम्हे में इसके गुर्बत का ख्वाहिशमंद हुआ था, लेकिन फिलहाल इसका इरादा कहीं बाहर जाने का था। फिर इरादा कैंसिल करने का मतलब था कि वो इसके लिए अहमियत रखती है, तभी तो इसने अपना इरादा बदल दिया। लेकिन वो इसे अहमियत क्यों देता, जबकि वो तो सिर्फ चंद दिन की ख्वाहिश थी। जब इसका दिल भर जाता वो इसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंकने वाला था, तो इसे क्यों सर पर चिढ़ाता। वो बिना कुछ बोले बाहर निकला तो वो भी आस्ता आस्ता कदम उठाती खुद को चादर में छुपाकर इसके पीछे ही बाहर निकल आई।